हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा 9वीं और 9वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है गणित भाग 2, दूसरा भाग, ज्योमेट्री का सेक्शन, भूमिति का सेक्शन, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो लेसन है वह है लेसन नंबर 6, सर्कल, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। वृत्त भाग पहला, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है, घटक है, वह है वृत्त की जीवा के गुणधर्म। और उसके पहले हम जानेंगे वृत्त से संबंधित कुछ बातों को। तो पहले जाने हम वृत्त से संबंधित कुछ बातों को। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो वृत्त से संबंधित कुछ बातों में सबसे पहले वृत्त, तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एक प्रतल में किसी एक बिंदु जिसे हम केंद्र अगर नाम दें तो उससे एक निश्चित दूरी पर स्थित, उस दूरी को अगर हम त्रिज्या कहें तो उस त्रिज्या की दूरी पर स्थित जितने बिंदु हैं, अगर हम इस तरह घुमाएं, उतनी ही दूरी पर देख रहे हैं असंख्य बिंदु बनते जा रहे हैं। तो इन बिंदुओं के समुच्चय को, इनको जोड़ देंगे तो जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं वृत्त। तो ये रहा वृत्त। तो वृत्त में केंद्र केवल एक ही होती है। त्रिज्या अर्थात केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी या उस रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, जो कि असंख्य होती है। तो यह है केंद्र और यह रहा वृत्त। तो हमने अभी जाना कि वृत्त का केवल एक केंद्र बिंदु होता है। किसी भी वृत्त का एक से अधिक केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। लेकिन केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु की जो दूरी है या उससे बनने वाला जो रेखाखंड है वह त्रिज्या, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। यह कितने हो सकते हैं? तो चूंकि वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं इसलिए त्रिज्याएं भी असंख्य हो सकती हैं और प्रत्येक वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक एक त्रिज्या बन सकती है। तो केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु से बनने वाली जो आकृति है, रेख है या रेखाखंड है, वह त्रिज्या है, रेडियस है। वो कितने होते हैं? असंख्य। उसी प्रकार वृत्त, केंद्र, केंद्र को छोड़कर वृत्त पर जो बिंदु होते हैं, वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं। इसका अर्थ हुआ कि इस वृत्त पर जितने भी बिंदु यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनका नाम दे दिया हमने अगर ABCDE, तो इन दो बिंदुओं को, कोई भी दो बिंदु, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु को जोड़ने पर भी एक रेखाखंड बनती है। तो ऐसे कितने रेखाखंड बनेंगे? चूंकि असंख्य बिंदु हैं तो असंख्य रेखाखंड बनेंगे। और इस रेखाखंड को, जो कि वृत्त पर स्थित बिंदुओं को जोड़ने से बनती है, उसे हम जीवा कहते हैं। और हर वृत्त की असंख्य जीवाएं होती हैं। उसमें एक जीवा, कुछ जीवाएं इस तरह से होती हैं जो स्पेशल होती हैं। क्या स्पेशल है? कि वो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली तो होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो केंद्र से होकर भी जाती हैं। है तो जीवा ही, क्योंकि जीवा का अर्थ हुआ
वृत्त पर स्थित बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो यह भी ई एफ भी वही है, लेकिन केंद्र से होकर जा रहा है, तो इसकी लंबाई सबसे अधिक होगी और इसे ही व्यास कहा जाता है। तो इसका नाम व्यास भी हो सकता है, व्यास ई एफ। तो जितनी जीवाएं केंद्र से होकर जाएंगी सब व्यास होगा, और यह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है सभी जीवाओं में सबसे बड़ी होती है, लंबी होती है। तो त्रिज्या हो गई असंख्य, जीवाएं हो गई असंख्य, और व्यास भी। तो व्यास क्या होगा? तो वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए, अर्थात वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाला वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है वह व्यास हो गया, स्पेशल जीवा। तो कितने हो सकते हैं? असंख्य ये भी हो सकते हैं। और हर व्यास की लंबाई समान होती है, जबकि हर जीवा की लंबाई समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। व्यास की लंबाई समान होती है, और ध्यान से देखेंगे तो हर व्यास में दो त्रिज्या दिखाई देती है। तो हर व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बना है, या उसकी लंबाई दो त्रिज्याओं की लंबाई के बराबर है। तो व्यास जो है वो त्रिज्या की लंबाई का दुगना होता है। नाम दे देंगे तो व्यास का नाम हम ए बी, एम एन या और कोई भी अन्य बिंदु जो भी हैं वृत्त पर स्थित, उससे व्यास का नाम दिया जाता है। तो अभी हमने एक सामान्य जानकारी हासिल की। वृत्त की असंख्य जीवाएं होती हैं, त्रिज्याएं होती हैं, असंख्य व्यास होते हैं, और व्यास की लंबाई त्रिज्या की दुगनी होती है, त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है। चलिए अब चलते हैं वृत्त से संबंधित कुछ अन्य जानकारी। एक प्रतल में स्थित वृत्त की स्थिति के अनुसार हमें कौन सी जानकारी मिलती है कि अगर एक प्रतल में स्थित ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र अलग अलग है लेकिन त्रिज्या समान है, यह एक त्रिज्या और उसी माप की दूसरी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या समान है, इन त्रिज्याओं से जो वृत्त बनेगा उन्हें हम कहेंगे सर्वांग समवृत्त। तो त्रिज्या समान तो वृत्त भी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यह वृत्त जो बना और ये दूसरा वृत्त जो बना, दोनों सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे क्योंकि उनकी त्रिज्या समान है। उसी प्रकार केंद्र एक हो, त्रिज्या भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा? इसके पहले हमने देखा केंद्र भिन्न था, त्रिज्या समान थी। यहाँ केंद्र एक है, त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। तो अगर केंद्र एक है इसका मतलब जो वृत्त बनेंगे त्रिज्या भिन्न भिन्न हो तो वह एक केंद्रीय होंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा वृत्त होगा कोई भी, वो शेष छोटे वृत्त उसी वृत्त के अंतर्भाग में होंगे। तो इन्हें हम कहते हैं एक केंद्रीय वृत्त। एक केंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं लेकिन केंद्र एक ही है, इकलौता है। तो केंद्र एक है लेकिन त्रिज्या देखते हैं अलग अलग हैं, छोटे बड़े। तो ये एक केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अगला है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। ये दो वृत्त हैं, अगर वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें या स्पर्श करें तो इस तरह की स्थिति बनती है। एक वृत्त दूसरे वृत्त के बाहर है, बाहर पार से स्पर्श कर रहे हैं, तो यह एक स्थिति आ सकती है। इसे कहते हैं, यह स्थिति क्या है? केंद्र भिन्न है, त्रिज्या भी भिन्न है, और एक जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसे हम सामान्य बिंदु कहते हैं, और वो केवल एक ही हो सकता है।
तो दो वृत्तों में केवल एक ही सामान्य बिंदु हो सकता है। केंद्र भी भिन्न होंगे हमेशा, अगर सामान्य बिंदु है एक। त्रिज्या समान हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। दो समान त्रिज्याओं के वृत्त भी एक सामान्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं बाहर से। लेकिन क्या वही स्थिति बनती है? नहीं। इस तरह भी इस प्रतिच्छेदन अगर हो तो भी एक ही बिंदु पर हो, सामान्य बिंदु दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों वृत्त, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंतर्भाग में है। तो यहाँ पर भी केंद्र तो भिन्न ही होगा, त्रिज्या भिन्न हो सकती है, और सामान्य बिंदु केवल एक ही होगा। तो प्रतल में स्थित वृत्त की हम जानकारी ले रहे हैं। अब देखते हैं दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त किस प्रकार हो सकते हैं। ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कैसे करेंगे? हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ दो दिखाई दे रहा है, और दो वृत्तों का अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदु दो ही हो सकता है। दो समान बिंदु अधिकतम हो सकते हैं और एक समान बिंदु केवल एक ही हो सकता है। तो अधिकतम दो, कम से कम एक हो सकता है, तीन नहीं हो सकता। केंद्र यहाँ भी भिन्न है, त्रिज्याएं भिन्न हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं। सामान्य बिंदु अधिकतम दो ही हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं वृत्त की जीवा के गुणधर्म को समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये क्या है? ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रमेय को आपको नोट करना है, आप नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक से नोट कर सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। नोट तो आप टेक्स्ट बुक से ही कर लेंगे, वैसे का वैसे उतार सकते हैं देखकर। पेज नंबर 77 पर है। तो ये गुणधर्म क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये वृत्त है, उसका केंद्र है ओ, एक जीवा है ए बी, उस पर केंद्र से अगर लंब खींचा गया, परपेंडिकुलर खींचा गया, तो क्या करेगा? वो परपेंडिकुलर जो है वो जीवा को दो समान भागों में बांट देगा। बहुत सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है। तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है कौन? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो इस आकृति में अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो पहले देख लेते हैं कैसे सिद्ध होता है, क्या ये सचमुच ये गुणधर्म इसमें लागू है। तो हमने ओ ए और ओ बी को जोड़ दिया, और जानते हैं ओ ए और ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मतलब वो दोनों समान हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ये सिद्ध कर लेना है कि जो जीवा ए बी है उसका जो टुकड़ा ए पी और पी बी, ये दोनों समान हैं क्या? तो हम दो त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे। जो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज ये और एक दूसरा त्रिभुज, हम फोकस करेंगे त्रिभुज पर। इन त्रिभुजों को ध्यान से देखें अगर, तो उनके नाम इस तरह से बनेंगे, ओ ए पी, वृत्त में देखिए वो उसी तरफ है बिंदु, और दूसरा बनेगा ओ पी बी, और उसमें जैसा कि लंब डाला गया है ओ पी लंब पी बी, ओ पी लंब ए पी। अब इन त्रिभुजों में तो दो भुजा त्रिज्या के बराबर है, ए ओ और बी ओ, तो समान हो गए, दोनों त्रिज्या ही हैं। उसके बाद ओ पी और ओ पी दोनों में एक ही रेखाखंड है, यानी दोनों समान हुए, सामान्य है ये, तो समान हो गए। और उसके बाद कोण जो है पी, वो क्या है? समकोण है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो जो त्रिज्या ओ ए वो कर्ण है, तो कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांग सम हुए। त्रिभुज ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी बी कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांग सम हो गए। और त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी संगत भुजा जो है
पी ए और पी बी सर्वांग सम हो गए। तो हमारा ये गुणधर्म की पुष्टि हो गई कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वो जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। इसकी पूरी प्रमेय आपको पेज नंबर 77 पर लिखा है। सेम टू सेम आप उसको देखकर उतार लेंगे। ठीक यही प्रॉपर्टी का थोड़ा विलोम लेते हैं वृत्त की जीवा के गुणधर्म को कि अगर लंब नहीं डाला गया हमको पता नहीं है, लेकिन ये जानकारी पता है कि वृत्त का केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु, अर्थात ये केंद्र है, ये जीवा है, ए बी और पी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब हुआ ए पी और पी बी बराबर हो गए। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है केंद्र से, तो ये मध्य बिंदु को मिलाया, इसलिए ए पी और पी बी समान है, ये पहले से बता दिया गया। तो हमें क्या गुणधर्म मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि वह ओपी जो है वो ए बी पर लंब होगा ही। पहले मेरा लंब है तो समद्विभाजक होगा। अब क्या है, अगर वो समद्विभाजक है तो वो लंब होगा, सिद्ध होता है। कैसे होता है हम सिद्ध करेंगे इसी प्रकार दो त्रिभुज लेकर, जैसे पहले तो ओ ए ओ बी जोड़ दिया और फिर त्रिभुज बन गए। अब ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि दोनों सर्वांगसम हैं, तो जो जानकारी हमारे पास है उसी को हम चेक करेंगे। ध्यान से देखेंगे त्रिभुज में, तो पहले नाम उसका चेक करते हैं, ओ ए पी और ओ पी बी। और क्या क्या जानकारी है, तो भुजा ये जो त्रिज्या है वो समान हो गए, ओ पी दोनों में है वो भी सामान्य हो गया। और तीसरी जानकारी है पी मध्य बिंदु है, मतलब ए पी पी बी दोनों भी समान हुए पी मध्य बिंदु होने के कारण। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो तीनों भुजा समान है, और तीनों भुजा समान है तो त्रिभुज कैसे हो गए, भू 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 कसौटी से ओ पी ए और ओ पी बी त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो संगत कोण जो पी है दोनों में वो समान हो गया। चूंकि वह रेखीय युगल है, एक ही रेखा पर बने हैं, तो दोनों का योग कितना होगा 180। दोनों समान है, दोनों 180 है मिलाकर, तो एक हुआ 90, और 90 का मतलब लंब हो गया। इसलिए ओ पी लंब ए बी यह सिद्ध हो जाता है। तो मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जो होता है जीवा पर लंब ही होता है। यह सिद्ध हो जाएगा, पेज नंबर 78 पर डिटेल में प्रमेय लिखा हुआ है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं इन दो गुणधर्मों पर आधारित। ये दो गुणधर्म बहुत आसान है, हमेशा याद रखिए। पहला है जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से होकर जाने वाला। दूसरा है अगर केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ता है तो वह जीवा पर लंब ही होता है। तो आकृति में आप ध्यान से देख रहे हैं तो ओ एम लंब पी क्यू पहले से ही दिया गया है, और पी क्यू जीवा है, ओ पी ओ क्यू त्रिज्या है। चलिए हल करते हैं। दिया गया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जीवा 8 सेंटीमीटर, और ओ एम यानी ओ से जीवा की दूरी या ओ एम लंब दूरी बतानी है। तो सिंपल सी बात है, जानकारी दी गई है ओ एम लंब पी क्यू, चूँकि ये लंब है तो जीवा को समद्विभाजित करेगा, इसलिए पी एम और एम क्यू समान हो गए। और वो कितने होंगे, चूँकि पी क्यू पूरा 8 है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे पी क्यू, अर्थात पी एम और क्यू एम की लंबाई 8 की आधी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर आ गया पी एम और क्यू एम। अब जो त्रिभुज बन गया छोटा वाला वो समकोण त्रिभुज है, ओ एम क्यू ले लीजिए चाहे ओ एम पी ले लीजिए। उसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर
पाइथागोरस का प्रमेय। मान रख देंगे। ओ एम हमें ज्ञात करना है, एम क्यू हमने ज्ञात कर लिया, 4 का वर्ग, ओ क्यू त्रिज्या है 5 का वर्ग। इसको सरल करेंगे, सरल करने पे क्या मिलेगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। पक्षांतर करते हुए और सरल करेंगे तो आ जाएगा 25 ऋण 16 बराबर 9। तो इसका मतलब ओ एम बराबर हो गया 9 का वर्गमूल 3, और यही लंब दूरी हो गई, यही तो हमें ज्ञात करना था, 3 सेंटीमीटर। इकाई लिखेंगे जरूर। तो जीवा तथा वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी हुई 3 सेंटीमीटर, है ना, आसान सी बात। दूसरा उदाहरण देखते हैं जो कि पेज नंबर 79 पर है, समझते हैं उसको। वृत्त की त्रिज्या 20 दी गई है और वह जीवा जो है वो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, ओपी लंब सी डी ये आकृति में पहले से दिया गया है, तो जीवा के गुणधर्म के हिसाब से जीवा को समविभाजित कर देगा, अर्थात समकोण त्रिभुज ओपीडी में हम सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से पीडी की लंबाई निकालेंगे। तो ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय मान रखते हुए ओपी 12 है दिया गया है, पीडी ज्ञात करना है, ओडी त्रिज्या 20 है उसका वर्ग। सरल करते हुए हम जाएंगे तो ये हो जाएगा पीडी स्क्वायर इक्वल टू, समीकरण को बदल देंगे, 40 400 ऋण 144 144 आ जाएगा 256। तो पीडी क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल आपको पता ही है 16। तो पीडी कितना हो गया 16, जो कि जीवा का आधा है। तो जीवा कितनी हो जाएगी, तो जीवा सी डी पीडी का दुगना, मतलब 16 गुणे 2 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह जीवा के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम इन 3 भुजाओं में से किसी भी भुजा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह त्रिज्या हो, चाहे वो लंब दूरी हो, चाहे वह जीवा हो। इन तीनों में से 2 जानकारी अगर है, तीसरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। सीधे चलते हैं प्रश्न संग्रह 6.1, पेज नंबर 79। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। वृत्त का केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा ए बी स्थित है। ओके, जीवा ए बी कहाँ है, 8 सेंटीमीटर दूरी पर ओ से। यह एक जीवा है, 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, नाम है जीवा का ए बी, और जीवा की लंबाई भी दी गई है 12। गुड। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, मतलब हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उसका दुगना कर देंगे। और त्रिज्या क्या है, यहाँ आप देख ही रहे हैं, हमने ओ एम बिंदु डाल दिया जहाँ से ओ एम मिलता है त्रिज्या जीवा पर, और यह त्रिभुज बन जाएगा। तो ओ एम और ए बी में क्या संबंध होगा, तो ओ एम लंब ए बी खींच दिया हमने, तो इसलिए ए एम और ए बी समान हो गए। ये जीवा के गुणधर्म हैं। तो लंब खींच दिया है हमने एम, तो अब समकोण त्रिभुज बन गया, और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर बराबर, अब मान रख देंगे ओ एम 8 दिया गया है प्रश्न में, ए एम जीवा का आधा यानी 6, 12 है तो 6 हो गया ना, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर। हल करेंगे तो 64, 6 का वर्ग 36, ए स्क्वायर ए ओ स्क्वायर इक्वल टू 100। ए ओ का अर्थ मान हुआ 100 का वर्गमूल, अर्थात 10, जो कि त्रिज्या है।
तो त्रिज्या 10 है, व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर हो जाएगा त्रिज्या का दुगना, AO का दुगना, 10 का दुगना, अर्थात 20 सेंटीमीटर। है ना, आसानी से प्राप्त हो गया ये। तो घूम फिर कर जीवा के गुणधर्म का प्रयोग हम कर रहे हैं हर प्रश्न में। 6.1 पेज नंबर 79, दूसरा प्रश्न। वृत्त का व्यास दे दिया गया है, जीवा की लंबाई दी दी गई है, तो हमें जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। फिर वही बात, दो जानकारी दी गई है, तीसरी ज्ञात करनी है। आकृति बना लेते हैं। केंद्र O, एक व्यास 26, जीवा 24। केंद्र से कितना दूर है वह हमें ज्ञात करना है। हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हम फिर वह त्रिभुज बना लेंगे। नाम देते हैं, मान लीजिए व्यास AB है और जीवा CD है। O से हम एक लंब खींचते हैं, OM। तो जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित कर देगा, तो CD दो टुकड़ों में बट जाएगा। कितना हो जाएगा? और व्यास भी दो हिस्से में बटेगा, केंद्र से होकर जाता है। त्रिज्या जो कि व्यास का आधा 26 है, तो 13-13 हो गया। और जीवा 24 है तो 12-12 हो गया। देख ही रहे हैं आप। और OC जो देख रहे हैं वो भी क्या है? त्रिज्या ही है, तो वो भी 13 ही होगा ना। तो OC 13, CM 12, OM ज्ञात करना है। पाइथागोरस का प्रमेय लगा के आप स्वयं हल करेंगे। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। दो माप दिए गए हैं, CM 12, OC लिखा नहीं है, लेकिन OC क्या है? त्रिज्या ही है, और त्रिज्या 13 ही है। तो हम उसको हल करेंगे इस तरह से। ध्यान से देखिए, OCM वो त्रिभुज बना जिसमें OC त्रिज्या है 13, व्यास का आधा, और CM 12 है, जीवा का आधा। OM ज्ञात करना है। कर लोगे ना आसानी से? बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय लगा के OM ज्ञात कर लेंगे। चलिए, एक प्रश्न है पेज नंबर 79 पर आपके, पांचवा प्रश्न। आकृति में, आकृति देख लेते हैं पहले। आकृति में बिंदु O केंद्र वाले दो वृत्त हैं, यानी एक केंद्रीय वृत्त है। गुड। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा बना लेते हैं, वो छोटे वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। ओके, तो बना लिया हमने P और Q। अब क्या सिद्ध करना है कि जो AP है वह BQ के बराबर है। हम देख रहे हैं ना, AP जो छोटे वृत्त के बाहर है और बड़े वृत्त के अंदर है। रेखाखंड AP और BQ ये समान है, हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, हम सिद्ध करते हैं। आकृति में O केंद्र वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, हमने दत्त लिख दिया। और AB या बड़े वृत्त की जीवा है, यह भी दिया गया है। और बिंदु P Q छोटे वृत्त पर इस प्रकार है जैसा कि बताया गया है कि APQB मध्यता है ना, ये एक रेखी है। तो इस तरह से यह उनकी स्थिति है। साध्य क्या करना है हमें इसमें कि जो टुकड़ा AP है वह BQ के बराबर है। तो हम एक छोटी सी रचना करेंगे। क्या? हम OM लंब AB खींच देंगे। तो केंद्र से जीवा पर लंब खींच दिया हमने। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर छोटे वृत्त की भी एक जीवा है, बड़े वृत्त की भी एक जीवा है। दोनों जीवा पर OM लंब है, तो यहाँ पर जीवा का गुणधर्म हम लगाएंगे। नहीं, हाँ, जीवा का गुणधर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले OM लंब AB, यानी बड़े वृत्त की जीवा AB पर OM लंब है। इससे क्या होगा? जीवा दो समान भागों में बढ़ गई, अर्थात AM और BM समान हो गए। गुड। ये हम पहला नाम दे देते हैं इसको, वृत्त की जीवा के गुणधर्म के कारण। छोटे वृत्त में ध्यान से देखिए तो वहाँ भी OM लंब PQ है, जो कि जीवा है उसकी। तो इसलिए वहाँ भी जीवा के दो समान भाग हो गए, समद्विभाजित हो गए। PM बराबर QM, वही गुणधर्म।
और नाम दे दिया दूसरा। गुड, तो हमें दो रिजल्ट मिल गए, एक AM बराबर BM, दूसरा PM बराबर QM। एक और दो से देख रहे हैं हम। अब इन दोनों का निरीक्षण करते हैं, एक और दो का, अर्थात बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, पहले में से दूसरे को घटा देते हैं। तो AM में से PM घटा देते हैं। AM जो बड़ी जीवा का हिस्सा है और PM जो छोटी जीवा का हिस्सा है वो निकाल देते हैं उसमें से। तो क्या बचेगा, AM में से PM निकाल दिया तो बचेगा, और उसी प्रकार राइट साइड में फिर बड़ा टुकड़ा जो है BM, उसमें से छोटा टुकड़ा QM निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा, तो पहले हिस्से में ध्यान से देखो आकृति में, अभी वो दोनों टुकड़े अगर निकल जाते हैं तो AP और QB ही बचता है ना। तो इसलिए AM में से PM निकाला तो AP, BM में से QM निकाला तो BQ हो गया समान। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।